आज हम बात करेंगे स्टार्टअप दुनिया के सबसे बड़े कलेशों के बारे में, वीसीज और फाउंडर्स की लड़ाई के बारे में, अपनी होल्डिंग के बारे में। Bharat Pay filed criminal complaints. Sachin Bansal has resigned from the company. Investors in BYJU'S have moved to Supreme Court. काफी vulnerable situation हुई है Snapdeal के लिए। The poster boy of India's startup success has now become the poster boy of fraud. चाहे आप शार्क अनुपम मित्तल की बात कर लो या फिर सबसे ज्यादा पॉपुलर नेगेटिव टर्म्स के अंदर फाउंडर बायजूस की बात कर लो या फिर मोस्ट ट्रस्टेड ई कॉमर्स फाउंडर सचिन बंसल की बात कर लो या फिर स्नैपडील के को फाउंडर की बात कर लो, सबके कलेश हुए इन्वेस्टर्स के साथ में। तो आज की वीडियो आपको बताएगी डार्क साइड्स ऑफ रेजिंग फंड। सुनने में बहुत अच्छा लगता है फंडिंग लेना, बट जब फंडिंग लेते हो तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें अटैच भी होती है। सबसे पहले सबसे रीसेंट और पॉपुलर केस की बात करके चलते हैं शादी.com की। अभी ये केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, 18 सितंबर को ही इसकी हियरिंग होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1997 से, जब अनुपम मित्तल शादी.com शुरू करते हैं और उसको अच्छे तरीके से रन कर रहे होते हैं। जैसे हर एक फाउंडर को इनिशियली स्ट्रगल आता है, अनुपम मित्तल को भी स्ट्रगल आता है और अपने आप को एक्सेलरेट करने के लिए वो पैसा रेस करते हैं। तो 2006 के अंदर वेस्ट ब्रिज से ये 166 करोड़ रुपया रेस करते हैं, बट कुछ शर्तों के ऊपर। ये शर्तें बहुत ही सिंपल होती है। इन्वेस्टर चाहता है भाई मेरा पैसा आराम से निकल जाए। ये वो टाइम है जिस टाइम पे इंडिया के अंदर स्टार्टअप फंडिंग उतना प्रचलन में नहीं था, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया में आने से कतराते थे। उनको लगता था पैसा रेज कर लिया, उसके बाद आगे राउंड रेज नहीं किया या आईपीओ नहीं निकाला तो उनको एग्जिट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जिट क्लॉज लगाए गए। सबसे पहले 5 साल के अंदर आईपीओ निकाला जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो बायबैक का ऑप्शन भी होगा इन्वेस्टर के पास में, और ऐसा नहीं होता है तो वो अपने शेयर किसी और को भी बेच सकते हैं। अब इसके बाद में शादी.com आईपीओ निकालने की कोशिश करता है पर वो नहीं निकाल पाता है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2017 के अंदर, जब वेस्टब्रिज कहता है कि वो अपने शेयर्स को बेचने वाला है जीवन साथी को, जो कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है शादी.com का। जीवन साथी इन्फो एज के अंडर आता है, और अगर वेस्टब्रिज जो कि अच्छा शेयर होल्डर था, अगर वो अपनी होल्डिंग बेच देता है तो भाई शादी.com के एग्जिस्टनल प्रॉब्लम्स आ सकती है। मतलब शादी.com का मर्जर हो सकता है जीवन साथी के अंदर, और शादी.com नाम की कोई एंटिटी हमको सुनाई नहीं देती। अब से अब तक ये केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, अलग अलग जगहों के ऊपर लेके गए हैं। सिंगापुर रजिस्टर्ड कंपनी है, तो सिंगापुर वर्सेस इंडियन लॉज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस पड़ रहा है, और मेजरली कहा जा रहा है आर्बिट्रेशन का प्रॉब्लम है। आर्बिट्रेशन मतलब बीच में एक इंटरमीडिएट बॉडी होगी जो इसकी सुलह कराएगी, जो डिसाइड करेगी कि भाई कौन जीता कौन हारा। अब सिंगापुर वाले कहते हैं ये आर्बिट्रेशन का केस है, इंडिया का जो हाई कोर्ट है वो कहता है कि भाई ये आर्बिट्रेशन का केस नहीं है। इस चक्कर में कहानी पूरी पूरी घूमी जा रही है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? जब भी एक स्टार्टअप फाउंडर फंडिंग रेज करता है तो उसके अंदर एक चीज होती है ड्रैग अलोंग क्लॉज। ड्रैग अलोंग क्लॉज का मतलब होता है कि भाई मैं जहां जाऊंगा तू भी मेरे पीछे पीछे वहीं आएगा। मतलब अगर मैं अपने शेयर्स किसी को बेच रहा हूं तो तू भी फोर्सफुली अपने शेयर्स उसको बेचेगा। तो जो जीवन साथी वाला कलेश चल रहा है उसका बहुत बड़ा रीजन ये है। नंबर्स की बात करके चले तो कंपनी के रेवेन्यू वगैरह बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर प्रॉफिट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब चार्ट में देखो 2022 तक का डेटा है, तो कहानियां उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। और शेयर होल्डिंग की बात करके चले तो वेस्टब्रिज सबसे बड़ा अभी शेयर होल्डर है। अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करके चले तो वेस्टब्रिज के बाद अनुपम मित्तल से ज्यादा भी शेयर नहीं है, बट उनके पास में प्रेफरेंशियल शेयर्स बहुत ज्यादा है, जिसके चक्कर में पूरी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब सेकंड केस की बात करके चलते हैं, वो है बायजूस का। बायजूस इंडिया की मोस्ट हेटेड स्टार्टअप हो चुकी है, और उनके जो फाउंडर है वो मोस्ट हेटेड स्टार्टअप फाउंडर हो चुके हैं। अब इसके पीछे पीआर भी इन्वॉल्व हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। एक जमाना था जब बायजूस इंडिया की शान था, इंडिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप था, दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक स्टार्टअप था। सबके सब लोग कहते थे भाई दिस इज द पायनियर, ऐसा बनना है, इंडिया से ग्लोबली एक्सपैंड करना है। बट कोविड के बाद में जो हमने डाउनफॉल देखा है बायजूस का वो एकदम अलग है। अगर कोविड टाइम की बात करके चले तो ये कंपनी बहुत सेलिब्रेटेड थी, उसके बाद अचानक ही नंबर्स घटते हुए दिखाई देते हैं, खबरें निकलती हुई दिखाई देती है कि भाई कंपनी का कल्चर टॉक्सिक है, कंपनी के एम्प्लॉयज गलत तरीके से प्रोडक्ट को बेचते हैं, बहुत सारी चीजें। उसके बाद में एलिगेशंस आती है इन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, बहुत सारा डेटा बाहर रिलीज नहीं किया जा रहा है, लेट रिलीज किया जा रहा है। उसके बाद जो टॉप इन्वेस्टर्स थे, जो बोर्ड मेंबर्स थे, उन सब ने क्विट करना शुरू किया एक के बाद एक। जून 2023 के अंदर पीक एक्सवी हो गया या फिर प्रोसेस हो गया, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोर्ड को क्विट किया। अभी के टाइम पे कहानी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि बायजूस को उनकी कंपनी से हटाने की बातें चल रही है।
इन्वेस्टर का कहना है कि वो इनकॉम्पिटेंट है कंपनी रन करने के लिए। अगर हम नंबर्स की बात करके चले तो नंबर्स भी हमको घटते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। खर्चे बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू उस लेवल से बढ़ नहीं रहे हैं, लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लॉसेस बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जिनके लॉसेस बढ़ रहे हैं बट कंपनी सर्वाइव कर रही है। बायजूस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है। 2021 तक उन्होंने पीक किया था अगर हम फंडिंग की बात करके चले, उसके बाद में फंडिंग घटती चली गई। 2023 तक कंपनी के पास में पैसा नहीं था एम्प्लॉइज को देने के लिए। उसके बाद में राइट इशू से $200 मिलियन रेज करने की बात चली। उसके बाद में खबरें निकली है कि भाई बायजूस को हटाया जाए, ये गलत तरीके से पैसा रेज कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है, क्या कोई क्रोनोलॉजी हो सकती है कि कंपनी का डाउनफॉल आ रहा है और इसी के साथ में फाउंडर की नेगेटिव पीआर होती हुई दिखाई दे रही है, टॉक्सिक कल्चर या बहुत सारी चीजें? क्या ये चीज कोविड से पहले नहीं थी, अचानक कोविड के बाद ही ये सारी चीजें क्यों निकलती हुई दिखाई दे रही है? और क्या खाली बायजूस ही पूरी इंडिया के अंदर ऐसी कंपनी है जिसका टॉक्सिक कल्चर है? अब चलो अगले केस की बात करके चलते हैं। सॉफ्टबैंक चाहता था फ्लिपकार्ट के अंदर स्नैपडील को मर्ज करना, बट स्नैपडील के जो फाउंडर थे वो चाहते थे कि नहीं किया जाए। वो चाहते थे सारा का सारा कंट्रोल उनके पास में रहे, अगर वो मर्ज एंटिटी हो जाएगी तो उनके हाथ से बहुत सारा कंट्रोल चला जाएगा। स्नैपडील के फाउंडर सिंपल सी बात चाहते थे कि छोटी कंपनीज के साथ में मर्ज किया है ताकि उनके पास में होल्डिंग रहे, जैसे इन्फीबीम की बात करके चले। अब सॉफ्टबैंक वाले नाराज हो जाते हैं और वो $2.5 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं फ्लिपकार्ट के अंदर। जो पैसा शायद मर्ज एंटिटी को मिल सकता था अब वो फ्लिपकार्ट के पास चला जाता है। चार्ट के अंदर देखो भाई, पैसा मिला ही नहीं है उसके बाद से इनको। 2017 के बाद में इनकी कहानी फंडिंग की रुक सी गई है। अभी तक $1.78 बिलियन रेज कर चुके हैं और कंपनी लॉसेस कर रही है। ये नहीं है कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है, इनके एक्सपेंसेस हमेशा इनकम से ऊपर ही रहते हैं। बट कंपनी सर्वाइव कैसे कर रही है, बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है। यहाँ पर क्या होता है, कंपनी के पास में ना एक चीज़ होती है रनवे। आपने क्या किया, आपने 8,000 करोड़ रुपए रेस कर दिया। अब आप एक साल का मान लो 500 करोड़ का लॉस करते हो तो आपके पास में अभी 16 साल का रनवे है। 16 साल तक आप सेम तरीके से कंपनी चला सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और शायद यही रीजन है स्नैपडील का। बहुत सारे लोगों ने रीसेंट टाइम्स के अंदर स्नैपडील से कुछ नहीं लिया होगा बट कंपनी सर्वाइव कर रही है। अगले केस की बात करके चलते हैं फ्लिपकार्ट की। जब फ्लिपकार्ट का मर्जर हो रहा था वॉलमार्ट से तो वो वाला भी बहुत ही गंदा सीन था। अगर देखा जाए तो खबरें ऐसा कहती है कि सचिन बंसल को उनकी कंपनी से निकाला गया, उनको फोर्स किया गया नॉन कम्पीट के लिए कि 18 महीने तक आप सेम इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं कर सकते, हमारे जिन लोगों के सामने काम किया उसका काम नहीं कर सकते। अब इसके पीछे का रीजन कहा जाता है सचिन बंसल और बिनी बंसल के अंदर थोड़ा सा लीडरशिप क्लैश था कि कौन कंपनी को लीड करेगा। और इसी डिफरेंस का फायदा उठाया इन्वेस्टर टाइगर ग्लोबल ने। उन्होंने अपना सीईओ प्लांट कर दिया, जिसके चक्कर में जो सचिन जी थे उनका कंट्रोल थोड़ा सा कंपनी जाने लगा। तो जब मर्जर होता है वॉलमार्ट इसको अपोज करता है, वो कहता है टाइगर ग्लोबल का सीईओ नहीं रहेगा, तो उनके को फाउंडर बिनी बंसल को सीईओ की पोजीशन दी जाती है। अगर हम कंपनी के नंबर्स की बात करके चले तो भाई कंपनी लॉस में अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चल रहा है क्योंकि वॉलमार्ट उसको बैक कर रहा है। वॉलमार्ट अमेजोन से कंपीट करने के लिए बहुत पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, इसलिए हमको इनके एक्सपेंसेस इस लेवल पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप फंडिंग भी देखोगे ना तो $14 बिलियन से ज्यादा पैसा अभी तक रेस कर चुका है फ्लिपकार्ट। तो मेरे हिसाब से जब ये मर्जर हो रहा था तो गन तो बहुत सारा फैला, बट अभी के टाइम पे देखा जाए सब खुश है। जो सचिन बंसल जिनको निकाला गया था उन्होंने अपनी कंपनी बना ली है, बूटस्ट्रैप करके बहुत अच्छे लेवल पे वो रन कर रहे हैं। खबरें तो ये भी कह रही थी कि नावी का आईपीओ आ सकता है। तो उन्होंने इन्वेस्टर से पैसा रेज नहीं किया, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, एग्जिट करा, जो पैसा रेस किया उससे एक बूटस्ट्रैप कंपनी बनाई। तो सोचो ना, जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जिट था, सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड था, जिससे बहुत सारे लोगों को करोड़पति अरबपति बनाया, उसके को फाउंडर ने अपनी नई कंपनी के अंदर पैसा रेज नहीं किया है और वो आईपीओ रेज कर रहे हैं प्रॉफिटेबली। अब बात करते हैं फाइनल केस की, जो कि है ओला और सॉफ्टबैंक का। ये वो टाइम है जिस टाइम पे ओला अपनी मार्केट बना रहा था, उबर भी मार्केट बना रहा था और सॉफ्टबैंक चाहता था कि भाई ये दोनों एंटिटीज मर्ज हो जाए। ओला के अंदर जो अर्ली बैकर था वो सॉफ्टबैंक था। स्टार्टिंग के अंदर ट्रस्ट किया था सॉफ्टबैंक ने ओला के ऊपर। और अगर हम उबर की बात करके चले तो मेजॉरिटी स्टेक होल्ड कर रहा था सॉफ्टबैंक। तो वो चाहता था कि भाई दोनों एंटिटीज मिल जाए और एक बड़ी एंटिटी बन जाए। बट फाउंडर्स ऐसे नहीं चाहते थे। भावेश अग्रवाल चाहते थे कि वो अपनी कंपनी का कंट्रोल अपने पास में रखे। 2017 के अंदर $1.1 बिलियन से ऊपर का प्रपोजल दिया था सॉफ्टबैंक ने ओला को, जिसकी वजह से जो शेयर होल्डिंग थी सॉफ्टबैंक की वो 40% हो जाती।
और भावेश अग्रवाल को ये समझ में आ गया था कि भाई इसकी वजह से हमको नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी। उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे, हम पैसा रेज कर लेंगे, बट अगर आप सीईओ को रिप्लेस करना चाहते हो तो वीटो फाउंडर्स के पास में ही रहेगी। तो ये कंडीशन सॉफ्टबैंक को समझ में नहीं आई, तो इस चक्कर में उन्होंने उस प्रपोजल को कैंसिल कर दिया। और अगर आज की बात करके चले तो ओला ने आईपीओ निकाल दिया है, अपने इन्वेस्टर्स को एग्जिट भी दे दिया है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट उन्होंने उसके बाद में छोटे इन्वेस्टर से ही पैसा लिया, जैसे होंडाई मोटर्स हो गया, या फिर सबसे बड़े इन्वेस्टर के दुश्मन सचिन बंसल जी हो गए। तो फाइनली यही कंक्लूजन है भाई। कहानी दूर से बहुत अच्छी लगती है, आप शार्क टैंक देखते हो, आपको लगता है कि पैसा रेज करो और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट फाउंडर्स जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो फाउंडर से छीन ली जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। रिसेंटली हमने अश्नीर ग्रोवर के साथ में भी देखा कि उनकी कंपनी से उनको निकाल दिया गया और बहुत ज़्यादा डर्टी गेम चली उसके बीच में। ऐसी एक और बड़े क्रिएटर है, मैं नाम नहीं लूंगा, कमेंट सेक्शन में बताना जिनको उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था। मैं नाम नहीं लूंगा, वो बड़े क्रिएटर है और बहुत सारा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो फाइनली कमेंट के अंदर अपना ओपिनियन बताओ, आपके हिसाब से कौन सही है, फाउंडर या फिर इन्वेस्टर? फाउंडर जिसने कंपनी शुरू करी है वो चाहता है कंपनी का कंट्रोल रखना, या फिर इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया है कंपनी के अंदर और वो चाहता है अपने पैसे का रिटर्न लाना? उसको लगता है वो फाउंडर शायद उस लेवल पे अब कंपनी को नहीं ले जा पाएगा, इसलिए वो कंपनी से हटा रहा है उसको। कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।